दोस्तों एक बहुत शॉर्ट रैपिड रिवीजन हमें करना है सेकंड बुक के स्पेशली 5 चैप्टर्स का। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसएचएम एंड वेव। ठीक है, तो भाई वन शॉट में ये पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, बहुत ढंग से, बहुत फोकस्ड होकर के। एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, बहुत कीमती रहेगा। और मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर जस्ट 2 दिन बाद है, ठीक है ना। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपावान और दयावान है, जो मेरा आपका हम सबका बनाने वाला है। और हमने प्रिपरेशन तो पूरी कर ली है, अब उसकी दया की ज़रूरत है ताकि हमारा पेपर जो है अच्छा चला जाए। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उस मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में अपनों को 3 तरह के स्केल पढ़ने हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो जी, इसमें आपको जो बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या, कि सेल्सियस स्केल में हमारे पास 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना। और जो उसका लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका जो हायर पॉइंट होता है या अपर पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं, और उसका जो लोअर पॉइंट होता है दैट इज आपके पास 32 डिग्री एफ होता है, और उसका जो आपके पास हायर पॉइंट होता है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन स्केल की बात करेंगे भाई, तो केल्विन स्केल में भी 100 इक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसमें आपके पास जो उसका लोअर पॉइंट होता है दैट इज 273.15 केल्विन, और हायर पॉइंट जो होता है दैट इज 373.15 केल्विन। अब एक बात देखो, यहाँ पे 0.15 हम भले ही ले रहे हैं लेकिन कैलकुलेशंस करते वक्त मात्र 273। और दूसरी मजे की बात, आप सबको पता है कि इनके पास डिग्री है, सेल्सियस के पास, फ़ारेनहाइट के पास डिग्री है, क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन केल्विन के पास कोई डिग्री नहीं होती, यूनिट सिर्फ केल्विन होती है। ठीक है जी, अब बात करेंगे अगर न्यूमेरिकल्स की, तो वहां पर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, कि टी सी बाय 100 will be equal to TF minus 32 upon 180 will be equal to TK minus 273 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये एक नॉर्मल कन्वर्जन का फॉर्मूला है जिससे आप तीनों में जा सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई जनरल स्केल निकल के आ जाए, ठीक है ना, कोई अननोन स्केल आ जाए, तो उस अननोन स्केल को रिलेट करने के लिए मान लेते हैं कोई एक्स स्केल है। क्या फॉर्मूला होगा जी, टी एक्स माइनस उसका जो लोअर पॉइंट है अपॉन में उस स्केल का जो हायर पॉइंट है माइनस उस स्केल का लोअर पॉइंट। अब लोअर पॉइंट को यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और हायर पॉइंट को अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हैं। एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में दिखाऊं जो कि इंपॉर्टेंट है आपसे। अच्छा, पहले उस क्वेश्चन से पहले भी कुछ चीजें समझ लेते हैं ना। देखो जरा, ये केल्विन और सेल्सियस के बारे में, कि भाई टी सी बाय 100 जो है वो किसके बराबर है आपके पास, टी के माइनस 273 डिवाइड बाई 100। तो भाई ये 100 से 100 अगर हम काट देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि टी सी विल बी इक्वल टू टी के माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में आपके पास 273 केल्विन होने वाले हैं। अगर टी सी 0 पुट कर दोगे टी के 273 आएगा। और अब ऐसे ही वन वन बढ़ाते चले जाओ, 1 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा 274 केल्विन, है ना। 2 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा आपके पास 275 केल्विन। और ऐसे करते 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 अगर मैं पूछूं 27 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा आपके पास 3 केल्विन, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है जी, तो अब जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपसे कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू डिड दी सेल्सियस, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई मैं क्योंकि आपको रैपिड रिवीजन कराना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल जो होंगे वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे जी, हमारे पास फॉर्मूला है टी सी बाय 100 विल बी इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि टी सी और टी एफ बराबर है, तो दोनों को अपने टी मान लेते हैं। ठीक है, तो टी अपॉन में 100 विल बी इक्वल टू टी माइनस 32 अपॉन 180। देखो अगर आप 100 को मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 100 बाय 180 वो 5/9 बन जाएगा, विल बी इक्वल टू टी माइनस 32। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो गया 90 विल बी इक्वल टू 5t माइनस 5 दूनी 10, है ना, एक ऊपर गया 5 दिया 15 एक 16 160 कुछ ऐसा हो गया। और ये आपके पास यहाँ पे आएगा दैट इज 4t विल बी इक्वल टू माइनस का 160 का t विल बी इक्वल टू माइनस का 40। तो माइनस 40 वो वैल्यू है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये सवाल क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने कहा हमारा जो मेन मोटिव है सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना, हर थ्योरी पे एक एक क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं अच्छे। ठीक है, ये इसकी बात हो गई थी। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है ना वो आपके पास क्या है भाई, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, अब थर्मल एक्सपेंशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि जब भी whenever a metal surface gets heated then separation between its two points always increases। अगर कोई भी मेटल को आप हीट करोगे तो दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ये सिंपल सी थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। अब थर्मल एक्सपेंशन अपनों के पास 3 प्रकार के हैं। एक आपके पास क्या है जी, लीनियर एक्सपेंशन। एक आपके पास क्या है,
एरियल या फिर उसी को हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। और तीसरा आपके पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब कोई कहे कि मास्टर की तो राइटिंग बेकार है, तो जी भैया है, क्योंकि हमें रैपिड रिवीजन करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो राइटिंग पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। लीनियर एक्सपेंशन क्या कहता है कि ये पाया गया कि चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर के। एरियल एक्सपेंशन कहता कहता है कि जो चेंज इन एरिया है प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। और ये कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के। अब हर जगह कांस्टेंट हटेगा, यहाँ कांस्टेंट हटेगा, तो यहाँ कांस्टेंट में आपके पास क्या आता है, अल्फा, एक सेकंड, अल्फा थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूँ, अल्फा इंटू इनिशियल लेंथ इंटू डेल्टा टी। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी भाई, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आती है बीटा ए नॉट डेल्टा टी। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो वो आपके पास आता है गामा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ से जरा अल्फा का फॉर्मूला निकालना, अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, है ना। यहाँ से आपके पास बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। और अगर यहाँ से हम गामा का फॉर्मूला निकालें, गामा का दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। तीनों में आप एक कॉमन बात देखेंगे, तीनों में आप एक कॉमन बात पाएंगे क्या, कि यहाँ भी डेल्टा एल अपॉन एल है, देखो, है ना। यहाँ भी डेल्टा ए अपॉन ए है और यहाँ डेल्टा वी अपॉन वी है। तो ये वॉल्यूम के, एरिया के और लेंथ के यूनिट्स कट करके अगर मैं आपसे बात करूँ यूनिट की, तो आप क्या देखोगे, यहाँ भी यूनिट क्या आने वाली है, पर केल्विन, यहाँ भी क्या आने वाली है, पर केल्विन, यहाँ भी क्या आने वाली है, पर केल्विन। ये आपके पास अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम कोफिशिएंट्स, थर्मल कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है, अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें, तो ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ विल बी इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो एल नॉट वहाँ प्लस में जाएगा, तो एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम एल नॉट कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब यही काम एरिया और वॉल्यूम में करोगे, मैं उसको करने नहीं जा रहा, हमारे पास टाइम नहीं है। एक हम ना ग्राफ बनाते हैं, दो ग्राफ बनते हैं, देखो। अगर मैं डेल्टा एल वर्सेस डेल्टा टी में बनाऊं, ठीक, और एक ग्राफ बनेगा भाई हमारा एल वर्सेस डेल्टा टी में। अब देखो डेल्टा एल वर्सेस डेल्टा टी आपको दिख रहा है ना, क्या कि भाई प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर, तो कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट। लेकिन ये एल वर्सेस डेल्टा टी की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, उसको आप यहाँ से समझो। यहाँ से क्या समझो कि अगर आप डेल्टा टी जीरो रख भी दोगे ना, डेल्टा टी जीरो कर भी दोगे, स्टिल एल जो है एल नॉट के बराबर आ जाएगा। मतलब ये कहानी कुछ यहाँ से शुरू होनी है ना, इनिशियल वैल्यू कुछ रहेगी। एक और बात जो ध्यान रखनी है वो क्या, अगर हम बात करें स्लोप की, तो भाई ये क्या है, डेल्टा एल, बेस क्या है, डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ भी देखोगे तो ये क्या है, डेल्टा एल, और बेस क्या है, डेल्टा टी। तो स्लोप अगर हम यहाँ पे निकालें, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, डेल्टा एल, और बेस कितना है, डेल्टा टी। तो जरा यहाँ से देखना, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ रहा है, अल्फा एल नॉट के। तो दोनों केस में स्लोप क्या बनेगा आपके पास, अल्फा एल नॉट बनने वाला है। एक और मजेदार चीज देखो, एक और मजेदार चीज देखो, क्या कि भाई ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लीनियर की, वॉल्यूम और एरियल आप खुद से समझेंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, भाई ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो रहा है। और ये डेल्टा एल अपॉन एल नॉट है क्या, लीनियर, क्या, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और वहाँ का ग्राफ किसके बराबर हो जाएगा, बीटा नॉट गामा के, सॉरी गामा डेल्टा टी के, और यहाँ का स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी के। ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की कहानी है। थोड़ा अगर हम और आगे बढ़े, तो थर्मल एक्सपेंशन में एक सवाल है आपके पास, है ना, ब्लैक स्मिथ वाला एनसीईआरटी का, मैं वही ले रहा हूँ, फिर से शॉर्ट में लिखूंगा। वो क्या कहता है जी, एक मैं, है ना, वो डाटा थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं करने के लिए। वो कहता है कि आपके पास एक रिम है, ठीक है, रिम है, उसका डायमीटर ले रहे हैं 5.3 मीटर, और उसके ऊपर एक आयरन रिंग आपको चढ़ानी है, उसका डायमीटर हम ले रहे हैं 5.2 मीटर, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, और उसका जो अल्फा दिया है वो दिया है आपको, उसका जो अल्फा आपको दिया है वो दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है उसे हमें कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा कि वो रिंग टोटली फिट हो जाए रिम के ऊपर। अब खुद बताओ, इसको प्रॉपर हमें रिंग को रिम के ऊपर फिट करना है। तो अगर रिंग को रिम के ऊपर फिट करना होगा, तो इसका मतलब ये इनिशियल लेंथ मानेंगे, जो आपके पास 5.2 है, ये इनिशियल लेंथ हो जाएगी, और जो 5.3 है वो आपकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। तो आपके पास एल नॉट क्या है, एल नॉट आपके पास 5.2 है, और फाइनल लेंथ कितनी करनी है जी, अपने को 5.3 करनी है। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टी कैलकुलेट करने जाएं, तो हमारे पास समीकरण क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, अपॉन में एल नॉट, और डेल्टा टी हम निकाल लें, बाद में हम उसको चेंज कर देंगे। एल कितना है आपके पास, 5.3 माइनस 5.2 अपॉन 5.2 इंटू डेल्टा टी।
अब अगर यहाँ से डेल्टा टी हम सेपरेट करें भैया, ऊपर बचेगा 0.1, यहाँ बच रहा है 5.2 और अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पॉइंट से पॉइंट मार दो। डेल्टा टी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/52 इंटू 12 इंटू 10⁵ इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से कुछ केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। अब अमाउंट जो भी आएगा फिर उसमें आप 273 ऐड कर देना, आपका फाइनल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ये थी आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की कहानी, जहाँ पे एक क्वेश्चन लीनियर एक्सपेंशन का उठा लिया, फिर से कह रहा हूँ एरिया और वॉल्यूम खुद से करोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद जो कहानी है ना वो हमारे पास क्या है कि एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या कहता है कि ये देखा गया कि जैसे जैसे वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू करोगे, आप हीट करना शुरू करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से, मैं सही से लिखो कि 100 डिग्री सेल्सियस से आप उस वाटर को हीट कर रहे हो, सॉरी उस वाटर को आप कूल कर रहे हो ना, हीट उससे छीन रहे हो, उसे आप कूल कर रहे हो। कूल करते करते आप उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया है, तो इस दौरान आपने क्या देखा कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करा, इसको फर्दर हीट कूल करा, इसको आपने फिर से कूल करा, तो आप टेम्परेचर डाउन हो गया, सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहानी हो गई उल्टी, यहाँ पर अब डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ कहानी हो रही है। वो ये हो रही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर असल में जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके अंदर की जो एक शक्ति होती है, जो आत्मा होती है ना, वो निकल के आ जाती है और वो अपना काम करती है। ठीक है, और वो काम ये करेगी कि आपको रात में सोना नहीं देगी, क्योंकि कल आपका पेपर होगा, अगर आप ये वीडियो 26 तारीख को देख रहे हैं, मीन्स 25 तारीख को देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की बात याद रखना, उस ग्राफ की बात याद रखना कि जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम बताना फिर कहाँ हो रही है जरा, है डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ हो रही है, मैं दिख रहा ना कि कूल करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी फिर घटना शुरू हो जाएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी और इस टाइम पर जो वॉल्यूम है वो मिनिमम होगा। मतलब अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना, और अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए और यहाँ डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये आपके पास बात किसकी थी, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की, है ना, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि वजह आपको पता है, टाइम अपनों पे है नहीं। आगे अगर आएंगे तो हमारे पास देखो 4 तरह की हीट है। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको अपने स्मॉल एस या फिर स्मॉल सी से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है जी। एक आपके पास क्या होती है हीट कैपेसिटी, या उसको हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है एम टाइम्स स्मॉल एस, और फॉर्मूला क्या बन जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक होती है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी, उसको हम लिखते हैं सी एम से, फॉर्मूला आपके पास क्या है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एंड द लास्ट वन इज लेटेंट हीट, एल से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका डेल्टा क्यू बाय एम। आओ बारी बारी से समझते हैं। स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है x 1 ग्राम और उसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 20 से 21 करना है, तो इस केस में इसको करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी उस हीट को ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है तो वहां पर जो हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है जी। अगर ऐसा हो कि ये 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम हो, है ना, 10 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, अगर पूरे पूरे मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, पूरे मास का होल बॉडी का, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होगी उसके लिए हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब जो काम हमने 1 ग्राम के लिए करा, अगर वही काम 1 मोल के लिए करें, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जो हीट चाहिए होगी उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है जी, लेकिन हीट में बाद में आएंगे। अच्छा, कुछ मजे की बात यहाँ पर देखो जो एमसीक्यूज में फंसा सकते हैं, वो क्या कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई इंडिपेंडेंट होती है मास के। आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है मास्टर, भाई ये आपको लग रहा है ना इनवर्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट हुआ है भाई। ये मास क्यों है, मास इसलिए है ताकि आप यहाँ से हीट निकाल सको, जिसका फॉर्मूला आएगा एम एस डेल्टा टी। सिमिलरली नंबर ऑफ ये मोलर हीट कैपेसिटी भी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, मास के डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फॉर्मूले में मास वो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए नहीं है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हीट के लिए है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू में सी एम डेल्टा टी। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखने वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। बात करेंगे लेटेंट हीट की। देखो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट ये जो ये वर्ड है ना, ये लेटेंट, ये लैटिन से नहीं आया है ना, लैटिन किसी को नहीं आ रही ना, ये लैटिन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन,
यानी छुपा हुआ। अच्छा ये छुपी हुई हीट है मतलब, अच्छा कब काम करेगी? आपने क्या करा, आपके पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, इसको आप हीट करते करते ले आए कहाँ पर, इस आइस को हीट करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। अब इसमें आपने कौन सी हीट दी, इसमें आपने हीट दी एम एस डेल्टा टी, ऑब्वियस सी बात है कुछ मास को आप हीट कर रहे हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि आपके हीट दिए बिना इसके अंदर एक छुपी हुई हीट है वो निकल के आएगी और इस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व है उसी को हम हीट कहते हैं लेटेंट हीट। मैं रिपीट कर दूं, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट है जो 1 ग्राम सब्सटेंस का फेज चेंज करती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब लेटेंट हीट में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, वो सिर्फ फेज चेंज करने के लिए यूज होती है, फेज चेंज करने के लिए निकल के आती है। और फेज कब चेंज होगा? जब सब्सटेंस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच चुका होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? तो वो आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। अब क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है ना, आइस से वाटर जा रहा है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास वाटर होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब यहाँ पे एक हीट इन्वॉल्व होती जो इसका फेज चेंज करती और इस वाटर को गैस बनाती 100 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, बिना टेम्परेचर में चेंज लाए फेज में चेंज आ गया ना, तो यहाँ भी जो हीट इन्वॉल्व है उसको भी हम लेटेंट हीट बोलेंगे, बट यहाँ वेपराइजेशन प्रोसेस है तो एलवी से लिख देंगे। तो कभी ये एल एफ बन जाएगा और कभी ये एलवी बन जाएगा, बट फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा क्यू बाय एम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिट्स की बात कर लें इनकी ना, मैं ये सब कुछ मिटा करके, सब जिसने नहीं लिखा, ये वैसे लिखना भी क्यों है यार, पेपर बस आपका चंद घंटों बाद है और आप लिखोगे क्यों? सब कुछ लिखा होगा, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा बैक जा करके। इंपॉर्टेंट है यूनिट, मैं बात करता हूँ यूनिट्स की। देखो इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है? इसकी यूनिट हो सकती है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, इसकी यूनिट हो सकती है आपके पास जूल पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी हो सकता है। सिमिलरली कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। होप कि आप यहाँ और यहाँ भी निकाल लेंगे, यहाँ एन के लिए नंबर ऑफ मोल्स है। कुछ वैल्यूज याद रखो स्पेशली वाटर के लिए। वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है आपके पास 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इसी को अगर हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर जूल में निकालेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी हो सकता है। और केजी में निकालना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। लिखना आपको अभी भरना जरा देखिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट्स के बारे में आपको कहानी क्लियर हुई ना। मैं सिर्फ एक छोटा सा न्यूमेरिकल लूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे और लेटेंट हीट के ऊपर। ठीक है, तो ये पोर्शन भी अपनों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो इधर एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या कि अ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड, इसको 80 नहीं 40 कर लो तो ज़्यादा हो जाएगा, मिक्स्ड वाटर ऑफ, है ना, 50 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस। नहीं थोड़ा डाटा में सिंपल है, मैं टफ लूंगा तो खामा खा ऐसी कैसी हो जाएगी। वाटर ऑफ 20 ग्राम at 10 degree Celsius is mixed with another water of 10 gram at 20 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है फाइंड टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का। देखो ऐसा सवाल को हम कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे एक वाटर है आपके पास, उसका मास कितना है 10 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक वाटर है उसका मास है 20 ग्राम, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हमने मिक्स किया किसी कंटेनर में, उसका फाइनल टेम्परेचर टी हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सुनो ढंग से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो आपसे क्या कहता है कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अब इनमें से हीट लॉस कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है 20 डिग्री सेल्सियस वाला। और हीट गेन कौन करेगा? 10 डिग्री सेल्सियस वाला। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला एक तरीका बता रहा हूँ मैं, उसको लगाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। वो आपके पास क्या है कि डेल्टा क्यू गेन जो है विल बी इक्वल टू माइनस का डेल्टा क्यू लॉस। माइनस क्यों कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाना है, m1s1 डेल्टा t1 विल बी इक्वल टू माइनस का m2s2 डेल्टा t2। m1 कितना है देखो ये लॉस कौन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है ना क्योंकि थोड़ा सा हॉट है।
और गेन ये कर रहा है, तो इसका लेंगे m1, तो मास 20 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ना हम कैलोरी पर ग्राम में ले रहे हैं, और कैलोरी पर ग्राम में कितना बताया मैंने 1, तो स्पेसिफिक हीट 1 लेके चल रहा है 1, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा जी, टी माइनस 10 विल बी इक्वल टू माइनस का, अब हॉट जो लूज कर रहा है उसका मास कितना है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी भी कितनी होगी 1 क्योंकि वाटर है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा टी माइनस 20, तो सॉल्व करेंगे हम, जीरो से तो जीरो जा रहा है, ये आपके पास हो जाएगा 2t माइनस 20 विल बी इक्वल टू माइनस टी माइनस माइनस प्लस का 20, ये आके 3t हो गया, ये 40 हो गया, तो t विल बी इक्वल टू 40/3 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास ये नियरली 10.3 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, या जो भी आएगा चेक कर लेना एक बार, आई थिंक यही आना है, इन आपके साथ ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये जो डिफरेंट डिफरेंट हीट कैपेसिटीज़ हैं ये क्या है। इसमें फिर आपके पास एक फेज चेंज ग्राफ है, उस फेज चेंज ग्राफ को बहुत ढंग से ऑब्जर्व अगर अपने करें तो वो किस तरह का होगा, कुछ इसको देखो, है ना, फेज चेंज ग्राफ जो आपके पास बनता है, यूँ मान के चलो कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फेजेस जो उसमें होंगे ना, हीट सप्लाई जो भी, या टेम्परेचर दिखा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ना, यहाँ पे हीट सप्लाई दिखा रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हीट सप्लाई है और यहाँ पे उसका टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस सप्लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं इनिशियली उसके जो टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस है, आपने हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस तक आपने हीट सप्लाई की, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए आपने हीट सप्लाई की, अब होगा क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच करना उसके अंदर खुद की जो छुपी हुई हीट है वो निकल के आएगी, जो कि टेम्परेचर चेंज किए बिना उसमें ऐड होगी, तो टेम्परेचर चेंज किए बिना ऐड होगी मतलब ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो अभी अगर इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं, तो इस पॉइंट पर अगर वो आइस है, तो इस पॉइंट पर वो क्या बन चुका है, इस पॉइंट पर वो वाटर बन चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हीट ऐड हुई है वो कौन सी हीट हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब आपने क्या करा, फर्दर हीट देना सब शुरू करा, अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से आप फर्दर हीट दे रहे हैं, देते 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 कितनी हीट दी आपने, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको पहुंचा दिया, ठीक है। तो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर वो वाटर ही है, ठीक, अब उसकी छुपी हुई जो हीट है वो निकल के आएगी, और वो 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, टेम्परेचर में चेंज किए बिना, और फिर आप हीट सप्लाई करोगे तो वो फिर उसका हीट और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता रहेगा, यहाँ जो हीट ऐड हुई होगी सब्सटेंस में वो कौन सी होगी जी, वेपराइजेशन वाली। तो यहाँ पे हमारे लिए ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये कि आपके पास ये देखो जरा, ये पोर्शन, इस पोर्शन में वो आइस है, इस पोर्शन में वो वाटर है, और रिमेनिंग पोर्शन में वो क्या है, वेपर है। अब अगर हम बात करेंगे इन पोर्शंस की ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाते हैं। तो ये था आपके पास क्या, फेज चेंज ग्राफ। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद आपके पास हीट ट्रांसफर के मेथड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर के मेथड बेसिकली क्या है, हाँ एक आपके पास ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं वाटर के लिए, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, रफली आप याद कर लेना, यहाँ पे कुछ प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज होती है 1 पॉइंट करके, तो आप देखेना। अब आगे आ रहे हैं क्या है जी, हीट ट्रांसफर के मेथड, और हीट ट्रांसफर के जो मेथड है उसमें सबसे पहला मेथड है आपके पास कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, विदाउट एक्चुअल मोशन थ्रू वाइब्रेशन, एंड थ्रू वाइब्रेशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। दूसरा आपके पास क्या मेथड था, दूसरा आपके पास है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीटेड पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन होता है, एक्चुअल मोशन अकर्स। एंड थर्ड वन इज आपके पास रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि लाइट की फॉर्म में हीटेड पार्टिकल्स होते हैं जो फोटोन्स, वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन है वो किस में होता है, जनरली सॉलिड्स में, कन्वेक्शन किस किस में होता है आपके पास, लिक्विड में और गैस में, और ये आपके पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। और यहाँ लाइट की स्पीड से हीटेड पार्टिकल्स जो फोटोन्स है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में भी सबसे अच्छा किस में होगा, जरा ये कमेंट करके बताना अगर आपने रिवीजन अच्छे से कराया तो, ठीक है। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की कहानी थी, हमें जो मेनली फोकस करना है वो कंडक्शन में एक लॉ आता है, दैट इज फॉरियर्स लॉ। वो आपसे क्या कहता है कि अगर आप अज्यूम कर लो आपके पास
है ना, आपके पास कोई सरफेस है जिसके दो फेसेस का टेम्परेचर अलग अलग है, एक फेस का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, एक फेस का T2 मान लेते हैं, और हम ये कहें कि जो T1 है ग्रेटर देन T2 है, तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, हीट का ट्रांसफर हायर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो इन्होंने कहा था जो हीट फ्लो पर सेकेंड है, रेट ऑफ हीट फ्लो जो है डी क्यू बाई डी का मतलब हो गया रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एरिया ऑफ द सर्फेसेस, उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और उनके बीच में गैप कितना है, उनकी लेंथ कितनी है। तो प्रोपोर्शनलिटी हट के यहाँ एक कांस्टेंट आता है के, फॉर्मूला बन जाता है के ए डेल्टा टी बाई एल, और इस क्यू बाई टी को अपने एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एच विल बी इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। ये हीट फ्लो पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला आता है। और जहाँ पे जो के है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। ये फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आया, उसमें के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं राइटिंग पे, स्पेलिंग पे और पूरे डेफिनेशन पे फोकस नहीं कर रहा। आप लोगों ने रिवीजन करा है जो, उसका एक बहुत बिल्कुल फास्ट रिवीजन के लिए मैं चीजें करा रहा हूँ, तो इस पे फोकस करना। आई होप ये क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर है ना, वो ये इस के का डायमेंशन आपसे पूछता है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो के है उसका डायमेंशन क्या रहने वाला है। तो डायमेंशन के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है हीट फ्लो रेट का, हीट पहली बात इसकी यूनिट क्या है आपके पास, जूल पर सेकंड है। ठीक है, हीट अपॉन टाइम है ना, या इसको हम वॉट भी कह लें, जूल पर सेकंड ही तो है भाई। चलो खैर, जूल पर सेकंड से काम चलाते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, जूल का डायमेंशन तो ml/t-2 होता है, इनटू में पर सेकंड के लिए t-1 और आ गया, तो यहाँ जो डायमेंशन बन जाएगा दैट इज ml/t-3 बन जाएगा, है ना, हीट फ्लो पर सेकंड का। और इसमें ये h किसके बराबर है, h बराबर है के ए डेल्टा टी बाई एल के, तो जो k आएगा दैट इज एच एल अपॉन ए डेल्टा टी। अब डायमेंशन अगर पुट करने जाएं तो h के लिए ml/t-3, एल लेंथ के लिए l, और इसके लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसके लिए केल्विन। ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, तो जो डायमेंशन बचा k का वो कितना हो गया, ml/t-3 k-1। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का आपका जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद जो फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन आपके पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें आई थिंक यही चीज़ें हैं। इससे ऊपर तो क्वेश्चंस पूरी उम्मीद है नहीं जाएगा थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ जो है वो हमने एक वन शॉट में कवर कर लिया। तो जो चीज़ें बताई हैं भाई, उन चीज़ों का ध्यान रखना। अब जैसे आपके पास ये मैंने बनाया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए, वैसे ही एक बनाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, केटीजी के लिए, एसएचएम के लिए, वेव के लिए। तैयार रहना, बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग पे फोकस मत करना, डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में आपके होंगे। हमारा काम है जो पढ़ा है उसको बहुत वन शॉट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके समझ लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो आपको कराए, जो डाटा इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई, है ना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मुझे भी मिल जाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे मेरे थ्रू तो। और अगली वीडियोस के लिए भी प्रिपेयर रहो। ठीक है, और क्या, कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।